चलो अब हम बात करने वाले ग्रुप नंबर 15 की। कोई मुझे बताएगा कि ग्रुप नंबर 15 में बच्चों कौन कौन होता है? नापास नाइट्रोजन, सभी, नाइट्रोजन, नापास फॉस्फोरस, सभी, आर्सेनिक। हाँ इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब आप सुनो तो बात ये बन रही, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए। चलो पहले एटॉमिक नंबर निकाल देते हैं। एटॉमिक नंबर में क्या होता है? सबसे पहले नाइट्रोजन का जो है वो कितना होगा बताओ? नाइट्रोजन का कितना होगा? 7, 7, 7। 7 में 8 डाल दो, 15, उसमें 18 डालो, 33, उसमें और 18 डालो, 51, और उसमें 32 डाल दो। 83, देखो तो ये सही लिखा मैंने? चलो देखो हर बार एक बार। हाँ तो इसको रट्टा नहीं मानना है, हमें ऐसे याद रखना है कि अगर आप एक ग्रुप से नीचे की ग्रुप में जा रहे हो, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, बाकी सबके लिए भी सेम पोजीशन आएगी, तब यहाँ पे पहले 8 का बढ़ावा करना है। ऑलरेडी हमने है ना पहले पीरियड से दूसरे में आ जाए तो 8 का कर दिया होता है, लेकिन पहला तो बहुत ही शॉर्ट है। 8 फिर क्या आएगा? 18, फिर क्या आएगा बच्चों? 18, और लास्ट में कितने का करना है? 32 का। याद रखना है पॉइंट। 8, 8, 18, 18 एंड 32। इज इट क्लियर? यस और नो? 8, 18, 18 एंड 32 आएगा बच्चों। समझ में आ रही है बातें? यस यस, सर। ओके, अब आप लोग अच्छे से बताओ तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये है तो नाइट्रोजन वाला है तो बताओ। नाइट्रोजन 7 नंबर है। हीलियम के बाद कौन, पहले ऐसे लिख देना, हीलियम के बाद कौन स्टार्ट होता है? 2s और 2H, 2s2p। फिर नियोन के बाद कौन स्टार्ट होता है? देखो बच्चों, रट्टा नहीं मारना है बच्चों प्लीज, बहुत मस्त समझना है। 3s3p होता है। आर्गन के बाद कौन होता है बताओ? 4s। यहाँ पे 3d आएगा, और फिर कौन आएगा? 4p। फिर यहाँ पे क्रिप्टॉन, कौन आएगा? 5s, 4d5p। फिर कौन आएगा यहाँ पे? जेनॉन। कैसे आएगा जेनॉन का बताओ? 6s, 5f, n-2f, 4f, 4F, 4f 5D, एंड 6p। 6P। ओके 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 ओके। अब देखो यहाँ हो गए 2 नंबर हो गया, ठीक है, तो अब 7 तक जाना है। कोई बताएगा कैसे जा सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे नियॉन 10 है तो 2, 3, 2, 3, बीच में कितना आएगा? 10, 2, 3, 10, 2, 3, 10, 14। हो रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? सभी बातें आया ना? यस सर। अब आप थोड़ा सा सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 2 और 3 है, ये देखो ये वाला पॉइंट। हो गई बात? समझ में आ रही है बातें? और यहाँ पे देखो ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन को क्या लेते हैं बच्चों बताओ? जैसे हम लोग नाइट्रोजन को क्या लेते हैं बच्चों, हमें बताओ चलो फटाफट से। नाइट्रोजन को हम लोग क्या लेते हैं बताओ? नॉन मेटल, नॉन मेटल। फिर थोड़े थोड़े सेमी मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, लास्ट में मेटल। आई बात सुन, लास्ट में कहाँ पे जाएंगे हम लोग? मेटल में जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ मुझे, धीरे धीरे हो क्या रहा है एग्जैक्टली बताओ? डाउन नॉन द ग्रुप मेटल से मेटालिक मेटल। कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और जो भी यहाँ पे चेंज आएगा प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा, वो इनकी वजह से होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं? 3d कहाँ पे जा रहे हैं बच्चों? 4f में जा रहे हैं। आइए अब आपको पूरी बात समझ में आया ना? यस सर। ओके yes sir, ओके। चलो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया बच्चा आपकी
electronic configuration. Okay. ओके अब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं. आफ्टर दैट अकरेंस. अकरेंस में डायरेक्टली बात करेंगे नाइट्रोजन से. चलो ठीक है, बहुत ही मस्त होता है ये. चलो अकरेंस. अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन की बात करें सबसे पहले, तो सोचो आप नाइट्रोजन में क्या हो सकता है एग्जैक्टली exactly? अगर नाइट्रोजन की बात करें तो एटमॉस्फेयर में, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, आपको पता होना चाहिए अर्थ के आसपास का जो लेयर है उसमें 78% वॉल्यूम जो है गैस कौन सी है बताओ. 78% कौन है? नाइट्रोजन है. फिर अगर आप नाइट्रेट देखो, सोडियम नाइट्रेट, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पीटर. चिली, हाँ चिली, ये एक बार एमसीक्यू में आया था, याद रखना. ये हो गया आपका चिली सॉल्ट पीटर. ठीक है, पिटरे, अरे यार पीटर, मैं ऐसे रखता हूँ पिटरे. ओके, चिली सॉल्ट पीटर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3. इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर है, तब इसको आपको बोलना है इंडियानो कानो. कानो कानो, इंडिया में कानो बहुत फेमस है, तो इंडियानो कानो. ओके हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, इंडियानो कानो बहुत फेमस लाइक दिस. इंडियन सॉल्ट पीटर तो KNO3 होता है, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3. बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, इसकी जगह ये टिक करके आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि भाई इंडियानो कानो बस. तो बाकी तो आपको याद रह ही जाएगा कि भाई चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है? NaNO3. मेन टास्क के अकरेंस देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हमें कहां से मिलता है, तो ये यहाँ से नाइट्रोजन मिला. हाँ फिर बोलो. फिर नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे प्रोटीन में होता है. एमिनो एसिड्स जो बने होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एमिनो एसिड्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है. ओके, फिर कई बार क्या होता है? फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स. ओके, तो मींस नाइट्रोजन तो हमारी बॉडी में भी है, प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन है. आपके डीएनए और आरएनए में, डीएनए आरएनए जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन होते हैं एज अ बेस, नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में होते हैं वो. आपने बताया ना एडेनिन ग्वानिन, बायोलॉजी वालों को पता होगा ये कि हमारे डीएनए और Yes, आरएनए भी sir. हाँ, तो नाइट्रोजन कहाँ पे है उसकी बात हो रही है. ओके, फिर हम बात करें तो फॉस्फोरस की. चलो इसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों बताओ? इसके बाद हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बताओ? फॉस्फोरस की. ठीक है, चलो चलो अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में थोड़ी बहुत. चलो, तो फॉस्फोरस आपको पता होगा हड्डियों में ज्यादा होता है, फिर भी हम देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया हुआ है. मिनरल्स के फॉर्म में है एपेटाइट मिनरल्स. एपेटाइट फैमिली ऑफ मिनरल्स है. ओके, अब हम जैसे बात करते हैं तो फ्लोरो एपेटाइट. जैसे एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अब पता नहीं इन्होंने ऐसे क्यों दिया हुआ है, लेकिन हम तो कुछ ऐसे याद रखते थे. Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस into 3 into CaX2. इस तरह से याद रखो, याद रहेगा. कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आता है ना बनाना. कैल्शियम मतलब कितना होता है? Ca+3. फॉस्फेट मतलब FO4-3, Ca+2, PO4-3. तो ये बन गया आपका एपेटाइट. एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और OH. फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट. फ्लोर एपेटाइट,
क्लोरएपेटाइट एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगर मैं यहाँ पे फ्लोर बोलूं तो एफ कर देना ऐसे, 3 इंटू, कलर चेंज करता हूँ, 3 इंटू Ca3, ये फ्लोर एपेटाइट हो गया। ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये सभी चीज हो गई। आ रही है आपको बात समझ में? ये यस और नो? ये हो गया फ्लोर एपेटाइट, ये हो गया क्लोर एपेटाइट, ये हो गया हाइड्रोक्सी एपेटाइट। लेकिन इनमें से हमारा मेन टास्क कौन है वो बताओ? इनमें से हमें, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है वो चलो बच्चों हमें बताओ तो फटाफट से। इसमें से हमारा मेन Phosphorus. फोकस किसके ऊपर है? Phosphorus. यस, इसमें से फास्फोरस के ऊपर हमारा क्या रहेगा बच्चों? मेन फोकस रहेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद, फास्फोरस इज एन एसेंशियल। हाँ, मैं आपको एक बात याद करवा दूं। एक बहुत बड़ा मस्त देश था, क्यूबा, कौन सा था मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा। उस आइलैंड में ना फास्फोरस बहुत निकलता था, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है। उस आइलैंड में से फास्फोरस बहुत निकलता था। क्यूबा करके देश था, या फिर क्यूबा नहीं यार, Cuba North America में आता है सर। हाँ क्यूबा नॉर्थ अमेरिका में था ना। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसा बीच था, छोटा सा था यार, तो मतलब उसके वहां पे किसी, न्यूजीलैंड। कौन सा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ मैंने देखा था वो एक बार, मैं जब नेट सर्फ कर रहा था कि वहां पे उस देश के पास फॉस्फेट बहुत ज्यादा था। अब उन लोगों ने क्या किया, उनको ये बात पता चल गई। ओके, हाँ नौरू करके ही था कुछ, नौरू आइलैंड, उनके पास फॉस्फेट बहुत ज्यादा था। तब उसमें ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत चलती थी। उसने वहां तक उतनी प्रगति कर ली, उसने इतना मतलब प्रोग्रेस किया कि वो ये जो गोला बारूद बनाते, उस टाइम पे वर्ल्ड वार शुरू हो गए थे, तो जो गोला बारूद बनना था उसके लिए जो फास्फोरस चाहिए, तो पूरे वर्ल्ड के कंट्री को ये लोग सप्लाई करते थे। एग्जैक्टली कुछ ये नाम था, नौरू करके ही कुछ नाम था, नौरू, ओके, NAURU। के ऊपर था। तो बात ये बन गई कि सडनली उनकी जीडीपी बढ़ने लगी। बहुत ही उनकी जो आई कैन से पॉपुलेशन थी बहुत ही कम थी, और रिवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, रिवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, सब अमीर होने लगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम, अब आप अभी की बात करो तो अब वहां पे फॉस्फेट खत्म हो गया, फॉस्फेट खत्म हो गया। अब उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है बच्चों, क्योंकि अब उनके पास रेवेन्यू का कोई सोर्स ही नहीं है। जब उनके पास सोर्स आ रहा था तब उन्होंने कोई और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचा नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू किसके ऊपर रखा? फॉस्फोरस के ऊपर। उन्होंने अपनी पूरी माइनिंग, पूरा आधा देश माइनिंग कर डाला, और जो पूरी जो पॉपुलेशन है वो सब एज पे थी, वो जो आइलैंड था उसके एज पे थी। तो मतलब फॉस्फोरस से उनको बहुत तरक्की मिली, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर की जीडीपी प्रोग्रेस था उसका। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जीडीपी उतनी बड़ी थी कि उसका पूरा जो आइलैंड है वो सेकंड नंबर पे था, अमेरिका और इनको भी पीछे छोड़ा था उसने। लेकिन बात ये बन गई कि फास्फोरस खत्म हो गया, उन्होंने अपने देश को पूरे का पूरा ही मतलब क्या कहा, एब्जॉर्ब, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब चूस के रख दिया पूरे अपने अपने आइलैंड को, पूरा फास्फोरस, पूरी माइनिंग कर दी। तो उसकी वजह से आज के दिन में वो भिखारियों की तरह हालत हो गई उनकी। तो फास्फोरस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। हाँ वो नॉर्मन के वही, एक बार आप देखना वो स्टोरी, बहुत मजा आएगा। आप उस आइलैंड की स्टोरी देखना एक बार, आपको मजा आएगा। तो मतलब ये फास्फोरस के ऊपर से थी वो। चलो हम आगे बात करते हैं। और ये सभी जो है ना, फ्लोरेपेटाइट, क्लोरेपेटाइट, वहां पे बहुत ज्यादा मिलते होंगे। दूसरा, फास्फोरस जो है वो एग में बहुत होता है। नेक्स्ट वन, फास्फोरस जो है, इट्स अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। एलिमेंट एंड प्लांट मैटर जो है उसमें वो ज्यादा होता है। फॉस्फोलिपिड्स भी आते हैं, मिल्क में ज्यादा होता है। ओके, phosphoproteins are present in a milk and protein. Phosphoproteins phosphoproteins are सर present. मोरक्को ठीक है। क्या हुआ?
ચાલુ चलो છે फिर से एक बात करता हूँ। वो मैं आपको बता दूं कि जो आर्सेनिक है, कौन कौन है बच्चों? फॉस्फेट तो मिलता है, फॉस्फेट के बाद कौन आता है? फास्फोरस के बाद आर्सेनिक। Arsenic, antimony, and bismuth. They all are found in a sulfide form. S2S3, Sb2S3 and Bi2S3। आपको इसके नेम, मिनरल के नेम आपको ढूंढने हैं होमवर्क में। आपको इसके मिनरल के नेम ढूंढने और कल मुझे आके बताना है क्या नाम है। खुद ढूंढोगे तो नाम याद रहेंगे, नहीं ढूंढोगे तो नहीं रहेगा। चलो अब बात करते हैं 7.1.3। अब तक सब एमसीक्यू वीएसक्यू का पॉइंट चल रहा है। अब बात करें एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी। एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब आप थोड़ा सा सोचो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी एंड बिस्मथ है। अब आप एक बार अच्छे से सोच लो कि नाइट्रोजन में तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऑर्बिटल आ रही थी? देखो आप, नाइट्रोजन में सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ड्रॉ करता हूं, आपको पता चले। हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में ढूंढना है। नाइट्रोजन में 2s2p आ रहा है, 1s नीचे ड्रॉ कर, 1s 2s2p। फास्फोरस में हाँ। अब बात करते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक का वॉल्यूम एक साथ ज्यादा बढ़ा नहीं, इतना भी नहीं बढ़ा, ठीक ठीक हुआ। एंटीमनी और बिस्मथ। अब आप थोड़ा सा सोचो, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन से फास्फोरस जाओगे तुरंत ही क्या होगा? साइज बढ़ती जाती है। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ का लगभग सेम है। अब एटॉमिक रेडी देखो, ऊपर देखो आयोनिक रेडी दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब ये है Yes, ना, sir. उन्होंने कौन सी टेक्निक से ढूंढना है ना, वो सब दिया है। हम लोग उतनी डिप में नहीं जाएंगे। हम ये याद रखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ती जा रही है, और एंटीमनी और बिस्मथ लगभग ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा क्यों सर? ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज तो बढ़नी चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, लेकिन बात है दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दाखिल होते हैं? डी एंड एफ में। आप समझ सकते हो। देखो बिस्मथ में कहाँ पे दाखिल हो रहे हो? देखो आप 4f एंड 5d में दाखिल हो रहे हैं। तो अब बात ये हो रही है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, अब आप जब एंटीमनी से बिस्मथ में आ रहे हो, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? यहाँ पे 32 प्रोटॉन और 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो बात ये बनेगी, जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, दाखिल होने वाले प्रोटॉन सेंटर में दाखिल होते हैं, और कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दाखिल होंगे? पहले एफ में, बाद में डी में। हाँ, डी और एफ में। आप सोच लो कि ये 4f एंड 5d में इंसर्ट होने वाले है या ना? Yes, sir. अब बात क्या बनेगी पता है? जैसे 4f और 5d है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रहते ही रहते इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? शील्डिंग करेंगे। मींस ये इलेक्ट्रॉन ट्राई करेंगे कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन दूर रहे। अंदर वाले स्क्रीनिंग इफेक्ट समझाना पड़ेगा वापस। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर वाले को क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं, भाई तू बाहर ही रहे, तू बाहर ही रहे। समझे? लेकिन ये जो सेंटर में प्रोटॉन है वो क्या ट्राई करेगा? वो बताओ चलो। सेंटर में प्रोटॉन क्या ट्राई करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचना। वो attract करेगा। अब यहाँ पे रस्साकसी हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दोनों के बीच में तो बहस हो गई। अब बात होगी जेड इफेक्टिव, सेंटर में 32 प्रोटॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट में थोड़ा सा पंगा पड़ गया। जो डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है। ये बहुत अच्छा सा धक्का नहीं लगा सकते। जैसे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, उतना रिपल्शन कौन नहीं कर पाएगा बच्चों?
उतना रिपल्शन कौन नहीं कर पाएगा? F and D. ये नहीं कर पाएंगे। तब क्या होता होगा, आप थोड़ा सोच के बताओ। अगर ऐसी बात है तब क्या होता होगा? Z इफेक्टिव डोमिनेंट होगा और अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। यस, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जितनी बड़ी होनी चाहिए उससे थोड़ी कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट वो किसके पास पहुंच जाएगा? बिस्मथ के पास। हमने देखा था, याद है आपको, बटाका, आलू, गाजर इन थैला। तो हमने देखा था इंडियम से थैलियम छोटा हो जाता है, बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम छोटा हो जाता है। तब भी यही था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हर बार हमें देखना होता है कि कौन कहाँ पे धक्के लगा रहा है। समझ रहे हो बात? यस सर। तो हम हमें वो पुराना वाला ही रीजन कि भाई यहाँ पे जो है दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ में दाखिल होते हैं, उनकी शील्डिंग इफेक्ट कम होती है, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। दैट्स व्हाट। ओके, तो ये बात बनती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है 11th में हमने पढ़ा था कि 11th में हमने क्या पढ़ा था, बताओ बच्चों? दो चीज वापिस एक बार रिवाइज करवा दूं। एंटीमनी और बिस्मथ है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि व्हेन वी विल मूव फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ 32 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंसर्टेड, और उसमें मोस्टली कहां पे दाखिल होंगे? डी एंड एफ में। तो उनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो कम होती है, जबकि दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दाखिल होने वाले प्रोटॉन सेंटर में दाखिल होते हैं, उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट करेगा और उसको खींच लेगा। ओके, यस और नो? Yes, यस sir. सर। दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों की साइज कैसी रहती होगी? सेम। चलो रेडी, आगे बढ़े। यस सर। जैसे बढ़ती जा रही है आप देख सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब ऊपर से देखो, इसकी कितनी है बच्चों? 70 है। फिर कितनी है? 110। फिर कितनी है? 121। फिर 141। फिर 148। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। पाइकोमीटर में है, कोवेलेंट है। कौन सी रेडियस है? एक कोवेलेंट है। चलो नेक्स्ट वन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? हेलो? Ionization and आयोनाइजेशन एनर्जी। एंथैल्पी, ओके, एनर्जी। देखो, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एंटीमनी है। चलो इसमें भी वापिस समझ में आ जाएगा, निधि तुम टेंशन मत लो, इसमें भी समझ में आ जाएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर कौन आएगा? बिस्मथ। एक सेकेंड, चलो अब एंटीमनी बिस्मथ वाले में क्या समझाना, मैं वापिस समझा दूं। चलो कि यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है उससे हम लोग फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की ओर जाएंगे। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन जो होता है वहां से फास्फोरस तक जाए तो बहुत ज्यादा गिरावट आती है, वेरी लेस। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें तो फास्फोरस से आर्सेनिक तक जाए तब जो है वो इतने ज्यादा गिरावट नहीं आएगा। ओके 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 ओके, चेंज होगी, ठीक है। फिर आर्सेनिक से एंटीमनी में भी अच्छा सा चेंज होता है, गुड, अच्छा चेंज होता है। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ ऑलमोस्ट वेरी लेस चेंज। ओके, आपको ऐसा सब नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस में गैप ज्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस आर्सेनिक में गैप कम होता है। अब मैं एंटीमनी और बिस्मथ के बारे में आपको 2 बार और समझा दूं कि एंटीमनी से अगर बिस्मथ में आपको जाना है तो 32 प्रोटॉन और सेंटर में डालने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे डालने होते हैं? डी एंड एफ में।
तो डी एंड एफ में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ओके, ये बात एक कॉमन है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो कंपेरेटिवली धीरे धीरे क्या होगा बताओ, धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई ई एच डिक्रीज होगा। और दूसरी बात पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होगा। स्टैंडर्ड 11। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो निधि बेटा, तेरा डाउट क्लियर हुआ कि अब तक नहीं हुआ? एसबी एंड बिस्मथ, एक बार 11th का चैप्टर नंबर 3 देखना पड़ेगा आपको, और उसमें भी देखना पड़ेगा बोरॉन एल्यूमिनियम वाले में। ओके, चलो इसमें कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो। No, sir. ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चलो बताओ तो क्या ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देखा? ऊपर से नीचे जाते तो क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? ऊपर से नीचे जाने पे नाइट्रोजन से फास्फोरस में ज़्यादा चेंज होता है, देन फास्फोरस से आर्सेनिक में थोड़ा ओके ओके जैसा चेंज होता है, देन आर्सेनिक से एंटीमनी चेंज होता है, देन एंटीमनी से बिस्मुथ बहुत ही कम चेंज होता है बिकॉज 32 प्रोटॉन्स एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें जेड स्क्रीनिंग इफेक्टिव इफेक्ट कम होता डोमिनेंट है। हो जाता है। यस यस, जेड में इफेक्ट विल बी डोमिनेंट। यस, वेरी गुड, सो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। गुड 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 गुड। अब सेम जैसा उसके बारे में पढ़ाना, अब सेम हमें तो पता चल ही गया है क्या चीज है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो चार्ट के फॉर्म में याद रखना, अदरवाइज तो सब दिक्कत हो जाएगी। ओके, सुनो, अब आप ही बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, थोड़ा सोच के बताओ। नाइट्रोजन। यस, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाऊंगा क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। सुनो, नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ में जाओ तब ऑलमोस्ट सेम जैसा रहता है, इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होती है, इतनी ज्यादा वो डिक्रीज नहीं होगी। समझे बात? देखो मैं बताता हूँ, ये होता है 3। कौन सी स्केल? ये वो स्केल है जिसमें हमने लिथियम को 1 लिया है और फ्लोरीन को 4 नंबर लिया है, पाउलिंग स्केल। उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ले तो फास्फोरस की तो डायरेक्ट 2.1 हो जाएगी, फिर इतना चेंज नहीं आएगा। 2 2 1.9 1.9। आई बात समझ में आपको? ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज इट क्लियर? यस यस सर। चलो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। यस, अब आप थोड़ा सा सोचो कि आप नाइट्रोजन से कहां पे जा रहे हो बच्चों? फास्फोरस पे जा रहे हो, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये नाइट्रोजन है वो डायटोमिक है, N2। ओनली डाइनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक। बाकी सब जो है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब बिस्मथ के बारे में तो नहीं पता है, बिस्मथ तो मेटल के फॉर्म में होगा, तो वहां तो मेटल, ये सभी पॉलीएटॉमिक होते हैं। P4 होता है, जैसे P4 होता है, याद है ना आपको P4? दूसरा, डाइनाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है। डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में होता है बच्चों? गैस के फॉर्म में होता है। बाकी सब कौन से फॉर्म में होते होंगे? सॉलिड। और नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है और वो डायटोमिक होता है। ओके, ऊपर से नीचे जाते तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? मेटालिक कैरेक्टर डैश डैश डैश, बताओ।
मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों ऐसा होता होगा? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है सर। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेप्ट करते हैं। यस और नो? यस सर। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। ये तो आपको देखना ही पड़ता है। चलो ये यहाँ तक क्लियर। फिर से नाइट्रोजन कैसा होता है बताओ? नाइट्रोजन कैसा होता है? डायटोमिक गैसियस फॉर्म में। बाकी सब पॉलीएटॉमिक, बाकी सब सॉलिड रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सभी है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मोस्टली ये होता है इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड होता है और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, ये मेटालिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट नहीं, हम वो बोलते हैं ना, कोवेलेंट नहीं बोल सकते यार, उसको हम बोलते हैं ये वाला वान डर वाल्स फोर्स। दो एंड टू है तो एक दूसरे के साथ किससे जुड़े होते हैं? वान डर वाल्स अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। याद है आपको? ये सब पढ़ा था। तो बहुत ही वीक होता यस है, सर। ये बहुत ही वीक होता है। ओके हाँ, लंदन फोर्स हम लोग ये बोल सकते हैं, वान डर वाल्स फोर्स। ओके, लंदन फोर्स। और यहाँ पे बिस्मथ में कौन सा फोर्स होता है बताओ? आयरन। मेटालिक फोर्स होता है। तो उसकी वजह से क्या होता मेटालिक है? फोर्स। तो उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट का कोई फिक्स नहीं रहता है बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक तक इंक्रीजेस। ओके, एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। तो आप इतना याद रखो ना, सबसे ज्यादा किसका हुआ? आर्सेनिक। आर्सेनिक। तो ये अगर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। आई बात समझ में कि आर्सेनिक जो है, ओके, 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 इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे आर्सेनिक से बिस्मथ क्या होगा बच्चों? कम होगा। डिक्रीज। सबसे ज्यादा किसका होगा? एक लास्ट मोस्ट टाइम भी पॉइंट, ऑल एलिमेंट शोस एलोट्रॉप्स। इन सबके एलोट्रॉप्स होते हैं, नाइट्रोजन के नहीं होते हैं। चलो रिजॉइन करनी है, याद रखना नाइट्रोजन doesn't have any kind of allotropes, where phosphorus, arsenic, antimony, bismuth has allotropes.